गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी वंशिका रहती है, जब उसे अपने डैड की असलियत के बारे में पता चलता है और इसी ड्यूरेशन में वो अपने ब्रदर से भी कांटेक्ट करती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है और उनसे पूछती भी है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है क्या। तभी उसके ब्रदर कहते हैं कि देखो, ये सारी चीज़ें कंट्रोल बाय फादर होती है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, बट ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें इतनी ज़्यादा बॉदर कर रही है। लेकिन वो कुछ भी बोलती इससे पहले वहाँ पर चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि उसे ये पता चलता है कि उसकी जो मतलब मासी है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद 15 डेज़ तक तो वो आरोही से भी कांटेक्ट नहीं करती है, पर 15 डेज़ के बाद ऐसा होता है कि आरोही से रहा नहीं जाता है और वो अंशिका के घर पे जाती है, तो उसे देखती है कि उसके डैड और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा फ़ाइट हो रही है। और उसके डैड और उसके बीच में फ़ाइट होने के बाद अभी वो उसे घर से निकाल देती है और अब ये वो यहाँ पर टेरेस पे बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं। तभी उसकी आरोही कहती है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। वंशिका कहती है, डू यू नो, जब मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में पता चला, मैंने एडवोकेट भी हायर किया। मैंने एडवोकेट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवोकेट हायर किए, अपने डैड को समझाने के लिए लीगल नोटिस तक भेजे, हर एक चीज़ किया। पर मेरे डैड इतने पावरफुल इंसान हैं कि उनके सामने कोई एडवोकेट भी यहाँ पे खड़ा नहीं रह पाया। इवन कोई एडवोकेट उनके सामने उनकी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाया। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मेरे डैड बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मैं जितना हो सकता था मैंने हर एक चीज़ करी। तुमसे मैं इतने दिनों से इसलिए मिलने नहीं आ रही थी क्योंकि उसका एक रीज़न था। मैं क्या मिलती तुमसे, क्या मिलकर तुम्हें बताती कि मेरे डैड एक बहुत करप्टेड इंसान है, जिसने तुम्हारी बहन की ज़िंदगी को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने अपना नीट स्कैम किया, क्योंकि वो अपने कुछ पैसे भरना चाहते थे, अपनी पावर्स करना चाहते थे, अपनी कंट्रोल करना चाहते थे। यही सब चीज़ें मैंने देखी इन दिनों। एंड दीज डेज आई एम वेरी वेरी बिजी टू गैदर ऑल द एविडेंस। मैं एविडेंस गैदर कर रही थी, मैंने एडवोकेट से बात करी, उनको लीगल नोटिस भेजा। और जब ये सब चीज़ें हुई, जब डैड को ये सब चीज़ें पता चली कि ये सब बेचने वाली मैं हूँ, तो आज तुमने देख लिया कि क्या हुआ हमारे बीच में। मैं गलत का साथ नहीं दे सकती हूँ। मेरी मॉम हमेशा से बहुत ईमानदार इंसान रही है और उन्होंने मुझे ईमानदारी ही सबसे पहले सिखाई थी। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ये सब चीज़ें करूँगी, बट आरोही, जब भी मैं अपने डैड की तरफ देखती हूँ ना, मेरे अंदर इतना गुस्सा रहता है। मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि इस इंसान ने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और यही चीज़ मुझे अंदर से खाई जाती है। मेरा मन करता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जिसकी वजह से गैदर कर लूँ ये सब चीज़ें। तभी आरोही उसका हाथ पकड़ के बोलती है, आपने जो कर सकते थे आपने अपने बलबूते पे किया ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने गलत का साथ दिया। आप जितना कर सकते थे आपने हर एक चीज़ करी। यू आर द बेस्ट पर्सन। बात आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी के लिए नहीं किया, आपने उन लोगों के सबके बारे में सोचा जिसके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। आपके फादर ये जो करप्शन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जाने के लिए आपने हर एक चीज़ करी। दैट हैट्स ऑफ टू यू। बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू हैव टू स्ट्रगल अलोन। आप मुझे बता सकती थी। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू। यू आर माई लव, यू आर माई पार्टनर। आई लव यू। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू। इतने दिन से आप अपना प्रेशर इतना लेते हो। आपको पता है, आपने मेरी लाइफ में अगर मैं थोड़ा सा भी टेंशन में रही हूँ, चाहे वो छोटी के लिए हुआ हो या अभी तक पास्ट में कितनी सारी चीज़ें भी हुई हो, यू आर द वन पर्सन जो इजीली मेरे पास आकर मेरी सारी प्रॉब्लम्स को इतने आसानी से सॉल्व करके, मुझे एकदम प्यार से बात करके सारी चीज़ों को इतने आसानी से डील कर देती हैं। लेकिन जब मेरी बारी आई, व्हाट यू डिड इट, कि आप अकेले हैंडल करोगे सारी चीज़ें। यू आर नॉट हैव टू हैंडल अलोन। पार्टनर सुख दुख में साथ देते हैं।
सिर्फ और सिर्फ सुख में साथ देने वाला पार्टनर नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं आरोही। मैं काफ़ी गिल्ट में थी कि मेरी फैमिली ने ही ये सब चीज़ें हैंडल करी है, और मुझे नहीं पता था कि मेरे डैड, जिन्हें जिन्हें मैं अपनी इतना इतना आइडल मानती हूँ, वो इंसान ये हरकतें करेंगे। फॉर मी लाइक, मेरे लिए बहुत शॉकिंग रही चीज़ें। तो उसे कहती है, आई कम्प्लीटली एग्री, आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग रही है। बिल्कुल आपके लिए शॉकिंग रहना, एक तरीके से ये बात बनती भी है। लेकिन आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपको मैं जज करूँगी? इसमें गलती आपके फादर की है, ना कि आपकी गलती है। तो आपको थोड़ी ना मैं फेस करूँगी। तो उसे कहती है, बट मैं इस गिल्ट से नहीं जा पा रही हूँ कि मेरी, पता है, छोटी के साथ जो हुआ ना, वो दिल को ना एकदम दहला देता है मेरा। हर टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैं कुछ ऐसा करूं जिससे जिससे सबकी लाइफ काफ़ी बेटर हो जाए। और छोटी को जब भी देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है यार, मैं छोटी के लिए क्यों क्यों भला कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आज वो बंदी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी लाइफ को एकदम अच्छे तरीके से जीती, अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे तरीके से जी सकती थी। लेकिन हुआ क्या, आपको पता है, मेरे डैड ने कुछ चंद पैसों के लिए, अपनी पावर और पोजीशंस के लिए सब कुछ ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से आज वो एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई। ना उसमें छोटे की गलती थी, ना किसी की। आई लव हर, आई लव यू, आई लव योर फैमिली, आई लव छोटी। मैं पर मेरे डैड ने जो किया है वो बहुत गलत किया। और ये बोलते हुए वंशिका एकदम से उठती है, टेरेस के जिस चेयर पे बैठी रहती है, वो अपने कदमों को मतलब ज़मीन पे रखती है और आरोही के पैर पकड़ के उससे माफ़ी मांगती है। ये गैस्चर देखकर तो आरोही की आंखों में से इतनी तेज आंसू निकलता है। वो उसे कहती है, क्या कर रही हैं आप? तो उसे कहती है, अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी गुनहगार हूँ, तुम्हारी फैमिली की गुनहगार हूँ, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो उसे कहती है, बिल्कुल भी आप ऐसे बिहेव मत करिए। आप बहुत कुछ करती हैं सबके लिए, प्लीज़ डोंट डू दैट। और ऐसे कह के ना वो उसे हग करती है, और दोनों के बीच में ना काफ़ी एक एक बोलते हैं ना, एकदम सेंटी वाला इमोशंस होता है, रोने लगते हैं। छोटी वहाँ से भागते हुए आती है और एकदम से अपने वंशिका जीजू को गले लगाती है और कहती है, जीजू डोंट बी क्राई, ओके, यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उसे कहती है, छोटी, बट वॉट यू आर फेसिंग, इट्स ड्यू टू माई फैमिली। तो उसे कहती है, बट नॉट ड्यू टू यू, आपकी वजह से नहीं हुआ है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता होती तो आप कहीं ना कहीं मेरे लिए पूरी दुनिया हिला सकते थे। बट मेरी वजह से ही हुआ है। वो वो मेरे डैड हैं जिन्होंने अपने मतलब के लिए ये सब चीज़ें करी हैं। तो उसे कहते हैं कि आई नो उन्होंने अपने मतलब के लिए किया है, बट अभी भी तो चीज़ें कहती हैं ना कि जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। जो अब ना हो उसके लिए करें। आपने जितना कर सकती थी आपने हर एक चीज़ करी। यू आर यू डिड इट योर वेरी वेल। आप रो मत। तो उसे कहती है, छोटी, बट मैं क्या करूं? ऐसे कह के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा रो रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर जो आरोही रहती है वो एकदम से वंशिका का आंसू पोंछती है, उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि आप चलो, अंदर चलो, फालतू का रो मत, आपकी गलती भी नहीं है, आप चलिए। तो उसे लेकर जाती है। तो यहाँ पर जो छोटी रहती है उसे भी ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि यार, कि मतलब जीजू, इट्स लाइक कि उनकी गलती भी नहीं है, तब भी वो हमारे पैर पड़ के हमसे माफ़ी मांग रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ना छोटी के भी पैर पड़े थे और छोटी को बोला था कि आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसके वजह से कहीं ना कहीं मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए मैं आपसे बेहद माफ़ी मांगती हूँ। और वो ऐसे माफ़ी तक भी मांगती है। थोड़े टाइम के बाद ना यहाँ पर जो छोटी रहती है वो बोलती है वंशिका, मतलब आरोही दीदी को कहती है कि वंशिका दीदी को आप संभालो, मैं जाती हूँ। तो उसे कहती है, कहाँ जा रही हो तुम? तो कहती हैं,
मैं हॉल में सो जाती। तो कहती है नहीं, यहीं पर सो जाओ, वंशिका को और बुरा लगेगा, मुझे पता है वो कैसी हैं, उनका भी और ज़्यादा बुरा लगेगा, तो तुम यहीं पर सो जाओ। तो उसे बोलती है पर दीदी आपको जीजू को संभालना चाहिए। तो कहती है कि मैं उसे संभाल लूँगी, तुम सो जाओ। वहीं पे वहाँ पर जाकर थोड़ी देर तक सोते हैं। थोड़ी देर में हमारी जो छोटी रहती है उसको बहुत ज़्यादा गहरी नींद लग जाती है। आरोही जैसी देखती है कि वो ऑलरेडी सो चुकी है, तो छोटी मतलब जो वंशिका रहती है उसकी तरफ देखती है। तो वंशिका जो रहती है उसकी आंखें जल रही मतलब जग रही रहती है और उसकी आंखों में से थोड़े ना थोड़े आंसू निकल रहे रहते हैं। यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी आरोही रहती है वो टर्न होती है और एकदम से वंशिका को अपने फेस की तरफ टर्न करती है और उसके आंसुओं को पोंछती है और अपना लिप उसके लिप पे रख देती है। जैसे ही वो ये हरकत देखती है तो यहाँ पर वंशिका थोड़ा सा दूर होती है और धीरे से कहती है छोटी बाजू में है। तो कहती है ये तो मेरा डायलॉग है ना, आप कब से बोलने लग गई हो, मुझे मेरी वंशिका चाहिए जो काफ़ी बोल्ड थी। तो उसे कहती है कभी और। तो उसे कहती है नहीं, मुझे अभी करना है, मतलब सिर्फ अभी करना है। तो उसे कहती है बट क्या करना है तुम्हें। तो उसे कहती है वही जो हमेशा से हम लोग करते आ रहे हैं, हम दोनों के बीच में कुछ हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स। और ये बोलकर वो उसको एकदम से पकड़ती है और अपने पोर खींचती है, मतलब वो अपने शोल्डर से उसे पकड़ के अपने ओर खींचते हुए उसके लिप पे अपना लिप रख के फिर बहुत जम के सकिंग करती है। पहले तो यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है रिस्पॉन्स नहीं देती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी मूड नहीं रहता है इन सब चीज़ों का करने का। जब इंसान काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, जब उसका मूड ही ख़राब हो, तो वो क्या ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाएगा, तो नहीं दिखा रही रहती है। पर यहाँ पर आरोही जानती थी कि अगर वंशिका को डिस्ट्रैक्ट करना है तो उसे थोड़ा सा उसके साथ हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स बिताने चाहिए। जो हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स वो उसके साथ बिताएगी उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होगी, और जब वो नॉर्मल होगी तो उन दोनों के बीच में एक काफ़ी हेल्दी रिलेशन होगा, और जब वो हेल्दी रिलेशन होगा तो उन दोनों के बीच में ना चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसके चक्कर में ना वो दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लग जाते हैं। काफ़ी पैशनेट तरीके से किस करने के बाद यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो रुकती नहीं है, वो उसके नेक पे भी जाके किस करने लग जाती है। वंशिका की आंखें अपने आप बंद होने लगती है और वो सोचने लगती है कि एक बाजू में यहाँ पर छोटी है और यहाँ पर इनको रोमांस सूझ रहा है, पर वो फिर भी उनसे दूर नहीं होती है, वो उसे बहुत देर तक किस कर रही रहती है। इवन उसने जो शर्ट पहनी रहती है उस शर्ट्स के वो बटन्स को ओपन कर देती है और पूरे तरीके से वहाँ पर उसके चेस्ट पे किस कर रही रहती है। हालांकि वो शर्ट्स के बटन इस तरीके से ओपन करती है कि वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी ब्रा दिख रही रहती है। इवन ब्रा पे ये पीछे से जाकर वो उसके ब्रा के हुक्स को भी ओपन कर देती है और यहाँ पर वो उसके बूब्स को भी पकड़ के आरोही पूरे तरीके से सक कर रही रहती है। वंशिका की यहाँ पे हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। वो मन ही मन ये सोच रही रहती है कि ये कर क्या रही हैं, मतलब अगर छोटी उड़ गई तो इनको इस बात का भी डर नहीं है। तो उसे थोड़ा सा दूर करते हुए बोलती है इशारों में कि छोटी है। तो उसे कहते उसे काफ़ी गहरी नींद लगी है, वो नहीं उठने वाली है। ऐसे बोलकर ना वो फिर से उसके मतलब जाती हैं, किस करना स्टार्ट कर देती हैं, पूरे बूब्स को इतने पैशनेट तरीके से सक कर रही रहती है। यहाँ पर आरोही की हालत ख़राब हो जाती है। मतलब वंशिका की हालत ख़राब हो जाती है आरोही की इस हरकत से। वो थोड़ा सा दूर होती है, फिर वो उसके लिप पे किस करने लगती है। अब यहाँ पे वंशिका अपने मोड पे एक्टिवेट होती है, जो एक्चुअली में वो पर्सन है। एक्टिवेट होने के बाद वो डायरेक्ट उसको पकड़ती है और उसके लिप किस करती है। अब वो उसके ऊपर आकर वो दोनों काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। इनका जो बेड रहता है वो पहले से ही बेड थोड़ा बड़ा रहता है, तो ये दोनों एक दूसरे के से एक कोने पे कर रहे रहते हैं और एक कोने पर हमारी वहाँ पर छोटी सो रही रहती है। छोटी थोड़ी गहरी नींद में इसलिए भी सोती है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी आरोही थी वो काफ़ी स्मार्ट थी। उसने पहली बार थोड़ी सी नॉटी हरकत ही करी थी कि उसकी बहन को जब वो दूध पिलाने गई थी रात के टाइम पे, वो हमेशा से उसे दूध देती थी, तो उसमें उसने थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए नींद की गोली मिला दी थी। ये डॉक्टर ने उसे नींद की गोली दी थी क्योंकि जब वो डिप्रेशन में होती थी या जब उसे नींद नहीं आती थी तब उस डॉक्टर ने उसे ये कहा था कि आपकी नींद की गोली मिला दो। पर आज उसने थोड़े से गलत फ़ायदे के लिए नींद की गोली मिला दी थी और वो उसके ऊपर चढ़ के दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी डीपली रोमांस कर रहे रहते हैं।
यहाँ पर आरोही को कोई टेंशन नहीं रहती है क्योंकि उसे पता रहता है कि छोटी उठने तो वाली नहीं है, इसलिए वो अपना बोल्ड एटीट्यूड पूरे तरीके से उसको दिखा रही रहती है। और यहाँ पर अब वंशिका भी ये भूल जाती है कि उसके बाजू में छोटी सोई है, लेकिन वो उसको बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। इतने पैशनेट तरीके से दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। फिर वो उसके भी पूरे टी शर्ट्स को यहाँ पे एकदम से फ्लोर पे फेंक देती है और वो उसके बूब्स को सकिंग कर रहे रहते हैं। दोनों के हाथ एक दूसरे की पैंटी के अंदर रहते हैं और वो दोनों भी इतने ज़्यादा मूवमेंट्स कर रहे रहते हैं। दोनों काफ़ी स्पीड में पैशनेट तरीके से रोमांस कर रहे रहते हैं। यहाँ पर करीब 10 से 15 मिनट के बाद दोनों जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं तभी वो उसे बोलती है, डर नहीं लगता? तो उसे कहती है, लगता है, तो मेरे खोने का डर सबसे ज़्यादा लगता है। आरोही कहती है, छोटी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ जाएगी। वो भी जानशील से बहुत प्यार करती है और अब वो इतनी अडल्ट हो चुकी है कि उसे पता है कि दो कपल्स के बीच में लवी डवी मोमेंट्स तो होते ही हैं। तुम्हें खोने से डर लगता है? आई एम ऑलवेज विथ यू, वॉट एवर डिसीजंस यू टेक, आई एम ऑलवेज विथ यू। तभी यहाँ पे वंशिका कहते हैं, आई एम जॉबलेस राइट नाउ, आई डोंट हैव होम, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसे कहती है, कम ऑन, तुम जॉबलेस कुछ नहीं हो। और किसने बोला तुम्हारे पास घर नहीं है, कुछ नहीं है? मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम हो मेरे पास, हम दोनों घर बना लेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। और ऐसे करके वो दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को बैक हग करके, टाइटली हग करके एक दूसरे के साथ आराम से सो जाते हैं। मॉर्निंग का जब टाइम होता है तब यहाँ पर दोनों ने थोड़े से क्लॉथ्स पहने नहीं रहते हैं, तो आरोही जल्दी से उठकर अपने क्लॉथ्स को पहनती है और साथ ही साथ वंशिका को बोलती है, कपड़े पहनो। तो वंशिका यहाँ पर नींद में ही सही पर कपड़े पहन के फिर से सो जाती है। छोटी थोड़ी देर में जब उठती है तो उठ के देखती है कि ये दोनों कितने प्यार से क्यूट कपल सो रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चलना चाहिए ना कि कुछ भी सस्पिशियस टाइप का हुआ था। यहाँ पर जो वंशिका रहती है, जैसे ही बाहर आती है तो उसकी मॉम वहाँ पे बैठी रहती है। किसकी? आरोही की। आरोही की मॉम उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वंशिका कहती है, आई एम सॉरी आंटी, वो मैं थोड़ा सा रात को स्टे किया था। तो कहती है, इसका भाई बता रहा था कि तुम अपना बैग तक लेकर आई हो, क्या तुम्हारा इरादा है कि तुम यहीं पर स्टे करोगी? वैसे हमारे घर में कुछ है नहीं है और तुम यहाँ स्टे करोगी? हाँ, माना कि तुमने आरोही के लिए जो कुछ भी किया है उसका एहसान लेने के लिए तुम हमारे घर पर आकर रहोगी? मतलब अब आरोही करे, तभी आरोही कहती, क्या मम्मी क्या बकवास कर रही हो? तो यहाँ पर वो उसे बोलते हैं, मुझे छोटे ने सब कुछ बता दिया है कि तुम पे ये एहसान करके तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहती है। देखो, मेरी बेटी को अपना गुलाम बनाने की कोशिश मत करो। माना कि वो तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, कदर करती है, पर तुम जो उसके साथ करती हो ना, ये सब गलत है। वंशिका इस स्टेज पे रहती है जिस स्टेज पे वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। पता नहीं ऐसी कुछ बातें थी जो उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है। तो वहाँ से उठती है और वो एक्चुअली ब्रेकफास्ट भी नहीं करती है। जो उसका बैग रहता है उस बैग को लेती है और उसका एक सैग रहता है, मतलब जो हम अपने बैग रहता है ना, सैग बोलते हैं जिसको, बैग रहता है, उसे सब पकड़ती है, अपने फ़ोन्स को हाथ में लेती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। यहाँ पर आरोही अपनी मॉम की तरफ देख के बोलती है, आपको समझ में नहीं आता है क्या? आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, कुछ भी। यहाँ पर छोटी भी कहती है, मॉम दिस इज़ वेरी वेरी, मतलब एक एक तरीके से अगर कोई मेहमान आपके घर पर आया है, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करके उसको कितने गलत तरीके से बोल रहे हो। हम ऐसा बिहेव तो अपने क्या बोलते हैं, मेहमानों के साथ भी नहीं करते हैं, और वो तो हमारी घर की मेंबर जैसी हैं। तभी यहाँ पर उसकी मॉम कहती, क्या मेंबर जैसी हैं? कौन है मेंबर? किस चीज़ की है? कौन सा वो मेरी रिलेटिव रखती है जो मैं उसे इतने ज़्यादा ध्यान से रखूँ, इतना ज़्यादा पूजूँ? हाँ, कौन है वो? तभी यहाँ पर आरोही बोल देती है, मेरी होने वाली वाइफ है, शी इज़ माई वाइफ। प्यार करती हूँ मैं उनसे, गर्लफ्रेंड है वो मेरी, और आज नहीं तो कल वो मेरी वाइफ बनेगी। जैसी ये बात वो सुनती है, मतलब जैसी ये बात वो सुनती है,
आई स्वेयर यहाँ पे उसकी मॉम एकदम से उसको थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मार के क्या बोलती है, नीच हरकतें छोड़ो, ये जो तुम गंदी बातें कर रही हो ना, बोलने से भी पहले 100 बार सोचो। एक लड़की होके एक लड़की के साथ कैसे रिलेशनशिप में रहोगी तुम, और दूसरी चीज तुम बोल भी कैसे सकती हो। तभी यहाँ से उसका भाई आता है, आते से ही बोलता है, माँ ये इन लोगों का अफेयर बहुत टाइम से चल रहा है, अभी तो अभी तो 3 साल हो रहे हैं ना, लगभग 3 साल से ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना अफेयर चला रहे हैं। 3 साल से चल रहा है। और ये जो छोटी है ना, ये जो तो आपकी बहन, आपकी जो सबसे लाडली बहन है, इसे हर चीज़ पता है और ये भी अपनी बहन को समझाने के बजाय करती है। वो इन लोगों को पैसे इनके ऊपर खर्च करती है, सब कुछ करती है, और मेरी बहन के साथ ना इस तरीके से बिहेव करती है। मॉम ये सब चीज़ें इन लोगों के साथ चल रही है, ये लोग, ये बहुत बहुत गंदी सोच वाले हैं। तभी यहाँ पे आरोही टर्न होती है, अपने भाई को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम्हारी सोच के बारे में बताऊं, कि तुमने छोटी को बेचने के लिए कर दिया था। और ऐसे कह के वो सारा इंसिडेंट सुनाती है। उसकी माँ जब ये सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसका तो घर ही निराला है। एक तरफ जो उसकी बड़ी बहन है, बड़ी जो बेटी है, वो एक लेस्बियन निकल रही है, और जो दूसरी है, मतलब उसका जो भाई है, वो जुआरी निकला हुआ है। ये सब सुनने के बाद ना वो उसे बोल देती है, मैं किसी से शादी नहीं करने वाली हूँ, मेरी लाइफ में वंशिका के अलावा और कोई नहीं आ सकता है। और आप, मुझको तो बस पैसों से मतलब होता है ना, हमेशा से पैसा ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब मेरे लिए पैसों से ज़्यादा मेरी मेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड इम्पॉर्टेंट है। और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती हूँ। आई होप कि आप ये बात को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ चुकी होंगी। इसके बाद मुझे कुछ सवाल करने नहीं है, और मुझे आपको कोई भी चीज़ का जवाब देना नहीं है। तो आप यहाँ से जा सकती हैं, या फिर अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँगी। ये यहाँ पर आरोही कह देती है। तभी उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम घर छोड़ के जाने की भी बात भी मत करना। तो उसे कहती है कि क्यों ना करूं भला, हाँ, आपने मेरी गर्लफ्रेंड को इस तरीके से बेइज्जत करके निकाला है, इसका क्या जवाब दूं मैं। तो उसे कहते हैं वो डिजर्व करती है। उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई हो रही रहती है, लेकिन यहाँ पर आरोही जो रहती है वो फटाफट अपना फ़ोन उठाती है और भागते हुए यहाँ से जाती है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने लगती है। आरोही जो रहती है वो वंशिका को काफ़ी ज़्यादा कॉल भी करती है, बट वंशिका एक कॉल का भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। जैसे कि वो एक्चुअली, डिड शी डिज़र्व दैट, डिड शी डिज़र्व दैट, जिस लड़की ने 3.5 साल में अपनी ही गर्लफ्रेंड, उसकी फैमिली के लिए पूरी दुनिया हिला दी, उसके मॉम को भी समझाया था कि उसके लिए कोचिंग क्लासेस करी, सब कुछ समझाया, हर एक चीज़ समझाया, आज वो लेडी ने 1 मिनट भी सोचा नहीं कि वो क्या बोल रही हैं, किस तरीके से बोल रही हैं। उस लड़की को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, जिस लड़की ने उनको पूरे तरीके से ये समझाया था कि अपनी क्या बोलते हैं, अपनी बेटी को सपोर्ट करिए, उसको एक अच्छा से समझाइए, पर वो इंसान समझना ही नहीं चाह रही थी, और उसी ने कर दिया। मतलब बोलते हैं ना, जब पैसा हो तो बोलबाला रहता है, जब पैसा नहीं हो तो साला इंसान बुरे मुसीबत में तो अपनी परछाई भी कभी कभार साथ छोड़ देती है। वही वाला किस्सा होता है। पर इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा उसे कुछ हर्ट कर रहा था, तो कुछ और ऐसी बातें थी जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी। शायद वो बातें ना आरोही जानती थी, ना खुद वंशिका उसे बताना नहीं चाहती थी। काफ़ी टाइम तक ऐसी वो उसे फ़ोन करती रहती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाती है। वो यहाँ पर भागती है, दौड़ती है, अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जो कर सकती थी वो करने की कोशिश करती है आरोही, बट यहाँ पर नहीं होती है। और ये दिन ऐसा रहता है कि जिस दिन में वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। आरोही काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। जब छोटी उसे इन सब चीज़ों पे देखती है तो उसे बोलती है कि दीदी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहती है, I really love her. I really really do. I can't stay without her. मुझे बस वही चाहिए। छोटी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि वो मेरे लिए कितना ज़्यादा मैटर करती हैं। तभी छोटी एकदम से अपनी दीदी का मतलब एकदम हैक करती है, बोलती है,
वंशिका दीदी थोड़ा अपसेट है, पर वो भी आपसे दूर नहीं रह सकती हैं। वंशिका जीजू आपको नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसे कहती है, बट मेरी मॉम ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया, शी वॉज इन हर हार्ड टाइम, और इस हार्ड टाइम पे मुझे मुझे उनका साथ देना चाहिए था। मुझे उनकी परछाई बनकर हमेशा से उनका साथ देना चाहिए। बट मैंने क्या किया है, व्हाट डिड आई डू इट, आई जस्ट, वो उनको मैं घर लेकर आई, और इतनी डिसरिस्पेक्ट कराने के लिए कि मम्मी ने बोलने से भी एक बार सोचा नहीं। मम्मी ने सोचा तक भी नहीं कि वो बंदी जो हर चीज़ पर मेरे लिए करने के लिए तैयार है, मैं क्या बोलूँ। तो उसे बोलती है, दीदी इसमें आपकी गलती नहीं है, मम्मी की तो आदत ही है ना, आप जानती तो हैं। और कुछ भी कर लो, आप उनको नहीं सुधार सकती, आप उनको चीज़ें नहीं समझा सकती। आप चाहो जो कर लो, आप उनको नहीं समझा पाओगी। आई लव हर, आई मैडली लव हर। तो उसे कहती है, आई नो यू लव हर। जब वंशिका जीजू का थोड़ा सा गुस्सा शांत होगा ना, तो वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो उसे बोलती है, ठीक है। ऐसे ही बीत जाते हैं, 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, और वंशिका उन्हें कांटेक्ट नहीं करती है। फिर यहाँ पर एक दिन होता है जहाँ पर जो आरोही रहती है, वो अपनी जब कोचिंग क्लासेस के लिए बाहर जाती है, तो वहाँ पर ना एक मार्केट पड़ता है, और वहाँ पर जो वंशिका उसे दिखती है। तो यहाँ पर आरोही भागते हुए जाती है, और वंशिका को जाते से ही पहले तो धक्का देती है और एक थप्पड़ मार देती है। आई मीन, वो लड़की को थप्पड़ मार देती है, और थप्पड़ मारने के बाद उसे टाइटली हग करके सबके सामने रोने लग जाती है। वंशिका भी ये बिहेवियर एक्चुअली समझ नहीं पाती है, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे थप्पड़ मारे, तो भला वो उसका, मतलब एक बोलते हैं ना, वॉयलेट भी कैसे कर सके। अगर उसकी जगह कोई और होता, तो वो तो उसको थप्पड़ थप्पड़ ही मार देती, लेकिन यहाँ पर वंशिका थी, इसलिए वो, मतलब वहाँ पे आरोही थी, वंशिका के सामने उसे नहीं करती है। वो उसे थप्पड़ इसलिए मारती है कि हाउ डेयर यू टू डोंट कॉल मी इन दीज डेज, और तुम मुझे छोड़ के जा कैसे सकती हो। और रोई वो इसलिए थी क्योंकि वो तड़प तड़प के बहुत तड़प रही थी। वंशिका उसे समझती है, उसको रोते हुए करती है, उसे हक करती है, और यहाँ से हाथ पकड़ के उसका साइड में लेके जाती है। उसे कहती है, क्या हो गया है, तुम ठीक हो। तो उसे कहती है, तुमने मुझे छोड़ने की सोचा भी कैसे, तुम मुझे छोड़ भी कैसे सकती हो, और उल्टा मुझे कॉल नहीं कर रही थी, तुमने सोचा भी कैसे। तो कहती है, इन दिनों मैं थोड़ी सी बिजी थी। तो कहती है, मैंने कहा ना, वॉट एवर द प्रॉब्लम इज दैट वी विल फेस टुगेदर। बट तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे डैड की चीज़ों की गलती, तुम मुझे क्यों दे रही हो सजा। तो उसे कहती है, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही हूँ, मैं बस तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तो कहती है, मैं तुम पे बोझ थी कभी, तुमने कभी मुझे बोझ समझा। यू ऑलवेज लव मी, यू ऑलवेज सपोर्टेड मी, यू ऑलवेज डू एवरीथिंग, बट अभी राइट नाउ। तो उसे कहती है, डैड ने मेरे डैड ने मेरे पूरे डेबिट कार्ड सील कर दिए हैं, सॉरी क्रेडिट कार्ड मेरे सील कर दिए हैं, अकाउंट में मेरे बहुत कम पैसा है, मेरी कार तक मुझसे छीन ली है, सब कुछ छीन लिया है, मेरे पास कुछ नहीं है। और तुम ऐसे इंसान के साथ हो जिसके साथ अभी कुछ भी वर्दी नहीं है। तो उसे कहती है, यू आर द वर्दी पर्सन, आई आई विल बी हैप्पी विथ यू। तो उसे कहती है कि आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन यू एंड योर फैमिली। वंशिका कहती, तभी उसे बोलती, तुम दोबारा थप्पड़ खाओगी मुझसे। तो उसे कहती है, तभी वहाँ से वंशिका आगे करती है अपना गाल, और उससे बोलती है, राइट पे मारा था, लेफ्ट खाली है, मार सकती हो। तो उसे कहती है, स्टूपिड, कैसे कर रही हो तुम, ये कोचिंग क्लासेस तुम्हारी दी गई है, सब कुछ तुम्हारा दी गया है, और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं तुम्हारे लिए वर्दी नहीं हूँ, कैसे बोल सकती हो तुम। तो उसे कहती है, मैंने अपार्टमेंट एक लिया है। तो कहती है, कहाँ। तो उसे कहती है कि चलते हैं, टैक्सी लेते हैं। तो उसे कहती है, स्कूटी है मेरे पास। वो यहाँ पर बोलती है कि तुम्हारी कोचिंग क्लासेस। तो कहती है, बाहर में गई कोचिंग क्लासेस, मेरा वैसे भी पढ़ाई में पढ़ाने का मन भी नहीं लग रहा है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। तो उसे कहती है, तो उसे कहती है कि बाकी स्टाफ भी तो है ना, वो लोग आज क्लास ले लेंगे,
जो करना है कर लेंगे, तुम चलो बस। वो यहाँ से जाते हैं, अपार्टमेंट में जाते हैं। अब इतने सालों में उन लोगों ने जो डेवलपमेंट किया था, कोचिंग क्लासेस वगैरह, ऐसा हो गया था कि वहाँ पे अब फैकल्टीज़ भी बहुत सारी आ गई थी, उसकी कोचिंग क्लासेस काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, हर एक चीज़ में वो डेवलप हो चुकी थी और वो पैसे भी इतना कमा सकती थी कि अब वो वंशिका के भी नखरे उठा सकती थी। लेकिन वंशिका बहुत खुददार थी, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी बर्डन बनना। तो उस अपार्टमेंट में जाते हैं, तो उस अपार्टमेंट में वो उसे बताती है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। यहाँ पर वंशिका बोलती है कि देखो, जैसे तो मेरे पास अभी जितनी सेविंग्स है उसमें से मुझे बहुत सी चीज़ें करनी है, तो मैं फिर यही अफोर्ड कर पाई। तो वो 1 BHK फ्लैट रहता है और वो उसे बोलती है बहुत अच्छा है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो?" तो कहती है कुछ नहीं, अम, बोलो क्या है?" तो उसे कहती है क्या सोचा है अब? तो उसे कहती है जॉब ढूंढती हूँ। जॉब ढूंढते हैं, फिर करेंगे। MBA हूँ मैं, वो भी ऑनर्स की डिग्री के साथ जो तुमने दी थी। बिजनेस का भी काफ़ी नॉलेज है, तो देखते हैं, मिल जाएगी जॉब, टेंशन मत लो। तो उसे कहती है कि मैं टेंशन नहीं हूँ, बट मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। तो उसे कहती हैं मैं नहीं दूर जाना चाहती। तभी आरोही से बोलती है क्या मेरी मॉम की ये सारी बातें सुनकर यू गेट डीपली हर्ट? तो उसे कहती है तुम्हारी मॉम मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती हैं, मेरे लिए मैटर ये करता है कि मेरी वजह से तुम बर्डन में ना आओ। तुम्हारी मॉम वैसे भी तुम्हें बहुत टॉन्ट मारती हैं, मैं तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से तुम्हें और कुछ सुनना पड़े ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। एंड these days is very hard time for me. I I have to face this alone. तो उसे बोलती है नो यू डोंट हैव टू बी फेस दिस अलोन, आई एम ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ दिस। ऐसे बोलकर वो एक दूसरे को हक करते हैं। तभी वो बोलती है कि तुमने कुछ खाया कि नहीं? तो कहती है बाहर खाने ही गई थी लेकिन तुमने थप्पड़ खिला दिया। तो उसे कहती घर पे क्या है? तो कहती है कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझे कुछ बनाना नहीं आता है। तो उसे कहती है रुको। वो वहाँ से जाती है, नीचे जाकर वहाँ पे ऑमलेट्स वगैरह मतलब अंडे लेती है और वो ऑमलेट बनाती है, ब्रेड लेकर आती है और ब्रेड ऑमलेट उसके लिए बनाकर उसे खिलाती है। इस तरीके से ये लोग थोड़े से गरीबी में ही अपना हैप्पी मोमेंट्स एक साथ बिता रहे रहते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते होता है क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।